वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बढ़ेंगे बिग थ्री की जानिब। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने निशाने लगाना शुरू कर दिए हैं। कौमी असम्बली में पंजाब और वफाकी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा है कि अब बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है, 22 अरब तक जा पहुंचा है। और कहते हैं कि ट्रेनों से माइशत बेहतर नहीं होती है, गुर्बत ख़त्म करने से और भूख मिटाने से माइशत बेहतर होती है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि 2008 में दुनिया में महंगाई का तूफान आया। आलमी कसाद बाजारी 2008 में शुरू हुई, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब तो कसाद बाजारी बहुत कम हो चुकी है। उस वक्त दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी ज्यादा थी। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी दौर के आदादोशुमार और आज के आदादोशुमार देख लें तो पता चलता है कि हम सिर्फ कर्जे लेने में आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान को हासिल होने वाली आलमी मराहत के बावजूद मौजूदा हुकूमत में हमारी बरामदात 19% हैं, जबकि हमारे दौर में 29% थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हमारे दौर में मुल्की कर्ज 14,000 अरब थे और अब ये 22,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। मुल्क के बैरूनी कर्जों में 8,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। और फिर कहते हैं कि मईशत बहुत अच्छी है। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनों से मईशत अच्छी नहीं होती, भूख खत्म करने से मईशत बेहतर होती है। सिर्फ दावों से नहीं, मईशत वो अच्छी जिसमें लोगों को रोटी मिले और अवाम खुशहाल हों। जी हाँ, खुर्शीद शाह साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और 2008 से 2013 तक वफाकी हुकूमत के मज़े भी लूटे हैं। अब आखिरी साल में आकर उन्हें बड़ा दर्द दिल में जागा है। मईशत कैसे बेहतर होती है, इकॉनमी में कैसे बेहतरी के मयार हैं, गुर्बत के खात्मे का उन्होंने जिक्र किया, तो यकीनन उनके दिल का दर्द जागा है। हम उनके उस दर्द का एहतराम करते हैं। लेकिन जहाँ तक गुर्बत की बात है तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को भी देखा जाए या राइट नाउ इस वक्त सिंध की हालत जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, हुकूमत है, वहां अगर गुर्बत के इशारियों को देखा जाए, तरक्की या डेवलपमेंट के इशारियों को देखा जाए, आम आवाम के मयार ज़िंदगी को देखा जाए या फिर बुनियादी ज़रूरियात रोटी कपड़ा मकान को अगर देखा जाए, तो वहाँ के हालात शायद कोई भी ज़रा सा दर्द रखने वाला शख्स बर्दाश्त ना कर सके। डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हम कर्ज़ों का जिक्र करते हैं और कर्ज़ों की जहाँ तक बात है, हर दौरे हुकूमत में हत्तुल मकदूर अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपने मुफाद के मुताबिक कर्जा लिया गया है। आज खुर्शीद शाह साहब ने जिस दर्द का इजहार किया है कर्ज़ों के हवाले से, एक माहिर मुआशियात के तौर पर आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 2008 से 2013 तक भी पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे थे उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ था और 6,000 से 14,000 तक पहुंच गए थे। अब जो इस हुकूमत का दौर में 3.5 साल गुजरे हैं PMLN के, उसमें थोड़ा सा इजाफा ज्यादा है इस दौर के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जो कर्जे हम लेते हैं ये मईशत में खराबी होती है, बजट खसारा और जारी हिसाबात का खसारा। तो मैं जिसको हैरान होता हूँ कि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं या पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, वो अभी तक जो है ना वो सियासी बयान देते हैं माशी मामलात में। मसलन हमारे जो खुर्शीद शाह साहब हैं, ये भूल गए कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम भी सूबों के पास आ गया, सेहत भी सूबों के पास आ गया, सूबाई बैंक भी है और जो बजट मंजूर होता है सेनेट में खुद उनकी अक्सरियत है। और जितनी खराबियां आई हैं उसमें चारों सूबे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चारों सूबे और वफाक का एक गठजोड़ रहा है और उन्होंने NSP अवार्ड को नाकाम बनाने में चारों सूबे शामिल हैं। अगर तालीम का बजट कम किया गया है 2 साल में 2,700 अरब रुपया, 2,700 अरब रुपये तालीम में जो कटौती हुई है, ये कटौती वफाक के कहने से चारों सूबों ने ली है। क्योंकि NSP अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे तालीम देख रहे हैं, सूबे सेहत देख रहे हैं। तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में मईशत को तबाह किया गया है, अवाम की तकालीफ बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसमें फौजी हुकूमत हो, उसमें मौजूदा हुकूमत हो, उसमें वो हुकूमतें जो सूबे में इख्तियार में है वो हो, उन सब का बराबर का किरदार है और वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आज दूसरी बात में अगर आपसे ये बताऊं तो मिसाल के तौर पर भूख की बात हो रही है, तो जब भूख की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि लोग भूखे कितने मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर में अब जो चीज तय की गई है वो ये तय की गई है कि भूख से मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं उनको मुनासिब ग़िज़ा मिलती है या नहीं मिलती, वो 5 साल की उम्र में जो मर जाते हैं उनकी जो है तादाद कितनी है,
वो 5 साल के बच्चों का जो कद है वो उसके लिहाज से उनका वजन कम होता है, और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो उम्र के लिहाज से उनका कद के लिहाज से वजन और उम्र के लिहाज से कद कम होता है। तो हमें जो रैंकिंग दी गई है वो बड़ी शर्मनाक है, और हमारा सिर जो है शर्म से झुका है। वो ये कहते हैं कि 118 मुल्कों में से सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जहां पाकिस्तान से ज्यादा हालत खराब है, बाकी 111 मुल्क जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, और हमें रैंक किया गया है इथियोपिया के साथ, और जनूबी एशिया के सब मुल्क हमसे साथ हैं। तो ये जो खराबी और बर्बादी आ रही है इसमें वफाक भी शामिल है, सूबे भी शामिल हैं, और अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ह हो गई है कि तालीम सूबों के पास है। पंजाब हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के उन्हीं के पास है, और सिंध इनके पास है, और केपी जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब ये कह रहे हैं तालीम हमारी तरजीह है, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें 2050 तक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल होगा जहां हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, बाकी दुनिया में जा रहे होंगे। और आज की तारीख में पाकिस्तान में बच्चे स्कूल न जाने वालों की तादाद में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। तो आखिर ये जिम्मेदारी सूबों की और विफाक की नहीं है, क्या अलग अलग है? और इसका एक और सबूत मैं आपको अगर पेश करूं कि मेरे पास एक खत है जो मैंने IMF की वेबसाइट से लिया, वो है 19 अगस्त 2013 का। उस पर दस्तखत है इसाक डार के और गवर्नर स्टेट बैंक के। वो ये कहते हैं कि हमने 3 साल तक बिजली के नर्ख बढ़ाने के लिए और गैस के नर्ख बढ़ाने के लिए और PIA की निजकारी के लिए जिसमें लाशें गिराई गई थी, और स्टील मिल की निजकारी के लिए जिसमें कहा गया था हमारी लाश में से गुजरेंगे, उनका ये कहना है कि चारों सूबाई हुकूमतें जो पाकिस्तान की हैं वो हमारे साथ मुत्तफिक हैं, और वो फौरी तौर पर हमें कह चुकी हैं कि आप 3 साल तक बिजली के नर्ख बढ़ाएं, 3 साल तक गैस के नर्ख बढ़ाएं, और 3 साल तक जो असासे बेचें PIA और स्टील मिल। अगर ये झूठा है तो फिर उनको कोर्ट में जाना चाहिए था कम से कम। नहीं, माजी में भी वो कभी कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट कचहरियों की तरफ वो जाते नहीं। मगर पाकिस्तान में कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये खत लिखना इसाक डार की तरफ से कि चारों सूबे मुत्तफिक हैं। PIA में तो लाशें गिरी हैं, आपको पता होगा, जो PIA की निजकारी हो रही थी। तो ये क्या, और मेरा ख्याल इमरान खान ने कहा था कि वैसे डॉक्टर साहब, ये अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो IMF कर्जा ही क्यों दे? नहीं, वो तो IMF ने तो कमिटमेंट क्यों, देखिए मैं गुजारिश कर दूं, मैं इसमें बड़ी सीरियस मसला है। इस खत में ये कमिटमेंट दिया गया है कि चारों सूबे और उनकी लीडरशिप मुत्तफिक है, और उस खत में ये लिखा गया है कि हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो हालिया एक मीटिंग हुई थी मौजूदा हुकूमत के दौर में, उसमें ये मंजूरी हासिल कर ली थी। अब मैं आपको बता दूं, मैंने चारों सूबों से चेक कर लिया, ऐसी कोई मीटिंग इस हुकूमत के दौर में नहीं हुई और ना ये मंजूरी दी गई। तो मैंने ये जो बड़ी पार्टी हैं उनके लीडरों को ये खत दे दिया, डॉक्टर साहब, ये तो खत दे दिया, मगर वो खामोश हो गए। डॉक्टर साहब, ये बहुत संजीदा, बहुत ज्यादा अलार्मिंग बात है, लेकिन अब शायद हमें हैरान होने की ज़रूरत इतना नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताते जाएं, डॉक्टर साहब आप भी सुन रहे हैं, आपने हमारे साथ रहना है। अभी नेक्स्ट स्टोरी पे भी हमने आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि IMF की जानिब से ये कह दिया गया है कि आइंदा जनरल इलेक्शन 2018 में जौन सी भी हुकूमत आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आए, X आए, Y आए, Z आए, पीपल्स पार्टी आए, कर्जे के बगैर वो नहीं चल सकती। ये इस वक्त राइट नाउ हालात हैं हमारे। अभी हम बिग 4 की जानिब चलेंगे और बिग 4 में हम आपको बताएंगे एक तरफ जो कर्जे लिए जा रहे हैं, हमारे हालात ये हैं, हमारी मईशत ये है, लेकिन दूसरी जानिब जो बैरून मुल्क दौलत पड़ी है उसमें एक मजीद इनिशिएटिव आगे बढ़ा है, या एक कदम आगे बढ़ा है कि आप बैरून मुल्क यानी स्विट्जरलैंड में पड़ी दौलत को वतन वापस कैसे लाया जाए, निशानदही कैसे हो कि किन किन मुअज़्ज़ज़ीन की जो दौलत है पाकिस्तान से जो लूट कर, डेफिनेटली लूट कर ही बाहर जाती है, लूट कर वहां पड़ी है, अब वो पाकिस्तान तक आएगी। लेकिन पहले ये पैकेज देखिए, फिर मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब से। स्विस बैंकों में मौजूद पाकिस्तानियों की दौलत का सुराग लगाने के लिए पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान दोहरे टैक्सों से बचाव का नजरसानी शुदा मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटी स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों की दौलत बारे स्विस टैक्स अथॉरिटी से मालूमात हासिल कर सकेंगी। ताहम मालूमात का तबादला अगले साल 1 जुलाई से शुरू होगा। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली तकरीब में पाकिस्तान की जानिब से FBR के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने, जबकि स्विट्जरलैंड की तरफ से पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड के सफीर मार्क जॉर्ज ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजीर खजाना इसाक डार, स्विट्जरलैंड के सफारत खाने, वजीर खजाना और FBR के सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। नजरसानी शुदा मुआहिदे के नुमाया खदोखाल में मालूमात के तबादले से मुताल्लिक आर्टिकल की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मयार से हम आहंग नए आर्टिकल से तब्दीली शामिल है। जी डॉक्टर साहब, आपने भी सुना, आप ये फरमाइएगा, स्विट्जरलैंड से लूटी हुई जो दौलत वहां पड़ी है अब वापस पाकिस्तान आने की उम्मीद है,
आ सकती है। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, कामयाबी हुई है, सिग्नेचर्स हुए हैं, ये तो हुकूमत की बहुत नेक नियति और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत बड़ा ड्रामा है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने इस मसले पर, जब मैं यूरोप में मैंने बैंकिंग की है और मिडिल ईस्ट में भी की है, मुझे पता है खेल क्या होता है। मैं आज आपको रिकॉर्ड पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगले चंद वर्षों में पाकिस्तान को $1 भी नहीं मिलेगा, और इसाक डार साहब को और इस हुकूमत को ये बात पता है। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत से कैचेस हैं जिनको ये अवाम को नहीं बता रहे, और ये एक सक्सेस का ऐलान कर रहे हैं। बेसिक बात जो कही गई है वो ये है कि जुलाई 2018 से अगर हुकूमत पाकिस्तान कुछ नाम उनको बताएगी और उसकी वजह बताएगी कि हम ये उनसे क्यों इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वो गौर करेंगे कि वो हमें इंफॉर्मेशन दें या ना दें, नंबर 1। और अगर हम उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वो नहीं देंगे। जैसे $60 बिलियन का तो आपने पता था, 17 रुकनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। फाइनली, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल ने एक 2007 में कानून बनाया था, स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, जिसके तहत हुकूमत वक्त अगर ख़त लिखती है तो इस कानून के तहत महज उस ख़त लिखने पर, जो कि हुकूमत की तरफ से विद प्रूफ्स और नामों के साथ, तो वो दौलत को खुद ही फाइंड आउट करके उस मुल्क को वापस करेंगे। और इसकी एग्जाम्पल्स मिली, और आपको याद होगा जरदारी साहब से लेकर मौजूदा हुकूमत तक किसी एक ने भी इस कानून के तहत ख़त नहीं लिखा। जब हमारे पास 2007 से ये कानून है, और खुद जरदारी साहब बार बार ये कहते रहे कि मैं नहीं लिखूंगा खत, यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते रहे कि मेरी हुकूमत चली जाए, मेरी वजारत चली जाए, मैं खत नहीं लिखूंगा, और चले गए वो। तो ये हम फायदा उससे क्यों नहीं उठाते? देखिए, मैं आपसे बता दूं, कानून बनना एक चीज होती है, लेकिन आपको इंडिविजुअल मुल्कों से मुआहदे करने पड़ते हैं। मुआहदा तो कश्मीर का भी हुआ है, लेकिन जब तक आप मामला भारत से तय नहीं होंगे। लेकिन मैं इस आपको ये बता रहा हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक आप उन मुल्कों से मुआहदे ना करें जो हम स्विट्जरलैंड से करने जा रहे हैं। मगर आज मैं आपको इससे भी अहम बात बता दूं कि ये तो जुलाई 2018 से नाफिजुल अमल होगा। ये हुकूमत तो अगले चंद महीने में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला रही है। बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि जिनके पैसे बाहर पड़े हैं वो मामूली टैक्स दे के यहाँ मंगा लें, वो पैसा वाइट हो जाएगा, बेशक उस पैसे को फिर बाहर ले जाए। तो ये तो मुआहदा बेमानी हो गया जब आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं ओवरसीज फंड्स के लिए। तो ये एक पाकिस्तानी कौम के साथ एक खेल है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने यूरोप में जाके स्विट्जरलैंड में भी बातें की थी, जर्मनी में भी की थी, फ्रांस में भी, वो ये कहती है तुम्हारे मुल्क में हर कदम पर मुल्की पनामाज मौजूद हैं। यानी अगर 100 रुपए लूटे जाते हैं तो 60 रुपए पाकिस्तान में है, 40 रुपए दुनिया भर में है। तो आप उस 40 रुपए जो दुनिया भर में उसकी बातें कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में तो छोटी सी रकम है, जो पाकिस्तान में कई हजार अरब है के असासे हैं जो हुकूमत के इल्म है, वो तो लेना नहीं चाहते। तो ये तो एक कहानी है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एक पैसा नहीं मिलेगा, टैक्स एमनेस्टी आ जाएगी, और ये मुआहदे जो इस किस्म के होते रहते हैं स्विट्जरलैंड से या दूसरे मुल्कों से, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पैसे देना होता है। ये सारी चीजें मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिबा केस में उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको 99 में कहा था कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप देने के लिए कीन नहीं है। नाइजीरिया कीन था, उनको मिल गया, फिलिपाइन कीन था, उनको मिल गया, हम तो लेने के लिए बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत आपने फैक्चुअल गुफ्तगू की है, और अभी आपने नाइजीरिया का जिक्र किया, फिलिपाइन का जिक्र किया, तो आपने नाज़रीन को भी बताते जाएं कि नाइजीरिया के सदर ने इसी तरीके से दौलत लूट कर स्विस बैंकों में रखी थी, बैरून मुमालिक रखी थी। स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, इस कानून के तहत नाइजीरिया की हुकूमत ने ख़त लिखा था, और उन्होंने उस ख़त लिखने के बाद फाइंड आउट किया और वो रकम वापस की नाइजीरिया की हुकूमत को। और आपको मज़े की बात बताऊं कि 2007 में ये जो कानून बना है, इसमें सिर्फ ख़त लिखना होता है। ख़त लिखने वाला ये जो इफेक्टिव होता है, जिसके मुल्क से रकम लूट कर बैरून मुल्क गई होती है, उस मुल्क का एक पैसा नहीं लगता। इसी कानून के तहत वो खुद ही सारा खर्चा करके आपकी लूटी हुई दौलत आपको वापस करते हैं। अगेन, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल, मुआहिदा तय पा गया, और अब किसके पास कितनी दौलत है ये मालूमात सामने आ जाएंगी। वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।